आज हम लोग 12th क्लास के भौतिक विज्ञान के ऑप्टिक्स चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव नेत्र ह्यूमन आई को पढ़ने, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मानव नेत्र की परिभाषा देने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद मानव नेत्र की रचना, मानव नेत्र की व्यवस्था, मानव नेत्र की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन ऑफ आई, दृष्टि दोष, आई साइट, दृष्टि दोष का कारण, निवारण या उपचार की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यह मानव नेत्र है और यह भाग यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है नेत्र का 80% भाग आई बॉल, नेत्र गोलक कहलाता है और मानव नेत्र का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है यह भाग मात्र 20% है और इस भाग को कॉर्निया कहा जाता है। मतलब यह भाग कॉर्निया है और यह भाग नेत्र गोलक है। हम लोग मानव नेत्र की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह पढ़ने, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे कि मानव नेत्र क्या है। इसकी परिभाषा हम लोग सीखेंगे, देंगे। तो मानव नेत्र की परिभाषा है कि मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाने वाला अंगों का ऐसा समूह या ऐसा अंग जिसकी सहायता से मनुष्य या हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, उसे ही मानव नेत्र कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य का जो नेत्र है, मानव नेत्र है, इसकी स्थिति या मानव नेत्र की उपस्थिति कहाँ पर है? मानव नेत्र की स्थिति या उपस्थिति कहाँ पर है? हम लोग यह स्थिति या उपस्थिति की बात करेंगे तो जैसा कि कहा गया है कि खोपड़ी की हड्डी के गड्ढे में, जिसको ऑर्बिट कहा जाता है, उसी ऑर्बिट के गड्ढे में मानव का नेत्र, मनुष्य का आंख पाया जाता है। अब मनुष्य के आंख के मुख्यतः दो भाग हैं। मानव नेत्र का लगभग 20% भाग, यह कॉर्निया कहलाता है
और मानव नेत्र का यह भाग जो 80% भाग है, इस भाग को हम लोग आई बॉल अर्थात नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक कहते हैं। मानव नेत्र का नेत्र गोलक या आंख खोपड़ी की हड्डी के अस्कल के अंदर ऑर्बिट के गड्ढे के अंदर पाई जाती है और ऑर्बिट के गड्ढे से कुल 6 पेशियों के द्वारा, जिसमें 4 लंबी पेशी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और 2 तिरछी पेशी तिर्यक मसल से जुड़ी रहती है। और ठीक उसी प्रकार आंख को पकड़े रहती है जैसा बल्ब का होल्डर। इस पेशियों से जुड़ने के साथ मानव नेत्र आवश्यकता अनुसार थोड़ा बहुत इधर उधर घूम फिर सकता है। नेत्र का 2 भाग है। एक भाग कॉर्निया कहलाता है। मानव नेत्र का 2 भाग है। एक भाग कॉर्निया कहलाता है। मतलब यह भाग जो है कॉर्निया है, यह संपूर्ण नेत्र का लगभग 20% भाग या 1/5 भाग है, जो आंख के अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण को नियंत्रित करता है कि कितनी मात्रा में प्रकाश की किरण आंख के लेंस की ओर जाए, लेंस तक पहुंचे। दूसरा भाग नेत्र गोलक का है। यह भाग नेत्र गोलक का है, जो गेंद के समान गोलाकार होता है। ऑर्बिट के हड्डी से लंबी और तिरछी पेशियों के द्वारा जुड़ा रहता है और लेंस से 2 पेशी अंदर की ओर सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी मसल्स जुड़ी रहती है। सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी मसल्स। उसके बाद हम लोग यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र की रचना को, और इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक रचना की बात करेंगे। आंतरिक रचना की बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मानव नेत्र का सबसे बड़ा भाग 80% भाग, जो ऑर्बिट के गड्ढे के अंदर पाई जाती है, गेंद के समान गोलाकार होती है, पेशियों से जुड़ी रहते हुए आवश्यकता अनुसार इधर उधर घूम सकती है।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं नेत्र गोलक या आई बॉल। नेत्र गोलक 3 परत की बनी है, स्क्लेरोटिक, कोराइड और स्क्लेरोटिक, कोराइड और रेटिना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो बाहरी परत है, यहां आने के बाद इधर की ओर मुड़ जाती है और यहां इधर की ओर मुड़ करके कॉर्निया का निर्माण करती है। और इस परत से, मतलब यह जो परत है, इस परत से आइरिस का निर्माण होता है। ऊपर और नीचे भी आइरिस का निर्माण होता है और आइरिस यह निर्धारित करता है कि आँख के अंदर कितनी मात्रा में प्रकाश जाए। आइरिस फैलता और सिकुड़ता है। पी से प्यूपिल नेत्र तारा। जब आइरिस सिकुड़ेगा तो नेत्र तारा के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, अधिक प्रकाश जाएगा अंधेरे में। और जब अंधेरा से प्रकाश में जाते हैं तो यह फैलता है आइरिस, जिससे प्यूपिल छोटा हो जाता है, नेत्र तारा छोटी हो जाती है। नियंत्रित मात्रा में प्रकाश, मतलब कम प्रकाश, लेंस की ओर जाती है। पहला चक्र स्क्लेरोटिक परत, स्क्लेरोटिक। दूसरा कोराइड, जो रंगीन होती है, रक्त नलिकाओं की जाल बिछी होती है, आँख को पोषण देती है और पर्दे के समान काम करती है। तीसरा और अंदर की परत रेटिना है और इसी रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसी रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो हमें स्पष्ट साफ साफ दिखाई देती है। और इसी रेटिना के अंदर रॉड और कोन सेल्स, इसी रेटिना के अंदर रॉड एंड कोन सेल्स पाए जाते हैं। रॉड सेल्स प्रकाश की इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रकाश की तीव्रता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि कोन सेल्स प्रकाश के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोन सेल्स में कमी हो जाए, खराबी आ जाए तो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। और अब उसके बाद येलो स्पॉट पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है और यह भाग जो ब्लाइंड स्पॉट है, वहां किसी वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है, दिखाई नहीं देता है। उसके बाद नेत्र का अगला बाहर से दिखाई देने वाला लगभग 20% भाग कॉर्निया कहलाता है। और यह जो कॉर्निया है, यह जो कॉर्निया है, कॉर्निया आंख के अंदर प्रकाश की किरण को प्रवेश करता है जो वस्तु से आती है, अर्थात वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण को मोड़ करके
यह भेज देता है किसके पास? लेंस के पास। कॉर्निया के बाहर उसकी सुरक्षा के लिए नेत्र श्लेष्मा या कंजंक्टाइवा पाई जाती है और आइरिस है, दोनों के बीच में प्यूपिल, नेत्र लेंस है, उत्तल लेंस का बना है, उसके दोनों ओर सिलियरी पेशी और सस्पेंसरी पेशी जुड़ी होती है। इसी दोनों के फैलने और सिकुड़ने से मनुष्य के आंख की समंजन क्षमता निकट अथवा दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जाता है, एक्कोमोडेशन ऑफ आई का काम होता है। अब बात करते हैं आंख की समंजन क्षमता। मनुष्य के आंख की वह क्षमता जो निकट अथवा दूर स्थित किसी वस्तु के प्रतिबिंब को हर परिस्थिति में रेटिना पर ही बनाता है, आंख की समंजन क्षमता कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, यह कॉर्निया है और इस कॉर्निया के ऊपर एक बहुत पतली पारदर्शी सुरक्षात्मक परत कंजंक्टाइवा है और मनुष्य का यह लेंस है और इसी लेंस से इनवेलप जुड़ी हुई है, सस्पेंसरी और सिलियरी मसल्स जुड़ी हुई है। मनुष्य के आंख की वह क्षमता जो निकट अथवा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हर परिस्थिति में हर समय आंख के रेटिना पर ही बनाए, जिससे कि वह वस्तु स्पष्ट रूप से देखा जा सके, इस क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर प्रकाश की किरण निकट से आती है तो प्रतिबिंब रेटिना को पार करके पीछे चला जाता है। सिलियरी और सस्पेंसरी मसल्स फैलती है, आंख का लेंस मोटा और छोटा हो जाता है, फोकस दूरी इतनी घट जाती है कि प्रतिबिंब रेटिना पर पहुंच जाता है और बहुत दूर से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, पहले दिखाई देता है। और इस समय जो नेत्र लेंस है वह सिलियरी और सस्पेंसरी पेशी संकुचित होती है, ऊपर और नीचे खिंचाती है, जिससे नेत्र लेंस लंबा और पतला हो जाता है और फोकस दूरी इतनी बढ़ जाती है कि प्रतिबिंब रेटिना पर पहुंच जाता है, वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं मनुष्य के आंख की वह क्षमता
जो निकट अथवा दूर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब हर परिस्थिति में हर समय रेटिना पर ही बनाए, रेटिना पर ही बनाए। आँख की समंजन क्षमता आँख की समंजन क्षमता कहलाता है। मनुष्य के आँख की वह क्षमता जो निकट अथवा दूर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब हर परिस्थिति में आँख के रेटिना पर ही बनाए, आँख की समंजन क्षमता कहलाता है। और आँख की समंजन क्षमता सिलियरी और सस्पेंसरी पेशियों में फैलाव और सिकुड़ने से होती है। अब हम लोग मनुष्य के दृष्टि दोष की बात करते हैं, आई साइट की बात करते हैं। मनुष्य के आँख में उत्पन्न होने वाला ऐसा परिवर्तन या बदलाव जिसमें किसी वस्तु को देखने में कठिनाई होती है।
या वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है। दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष कहलाता है। अर्थात मनुष्य के आँख में उत्पन्न होने वाला ऐसा दोष जिसमें या तो कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है या फिर उसको देखने में कठिनाई होती है या फिर बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। अब मनुष्य में जो दृष्टि दोष है कई प्रकार का है। एक आनुवांशिक दृष्टि दोष या जन्मजात दृष्टि दोष। मनुष्य के आँख में उत्पन्न होने वाला ऐसा दोष जो माता पिता अथवा पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संतानों को विरासत के रूप में प्राप्त हुआ है, जीनी संरचना में और नियमितता से प्राप्त हुआ है, आनुवांशिक दोष या जन्मजात दृष्टि दोष कहलाता है। कुछ दृष्टि जिसमें यह आनुवांशिक दृष्टि दोष या जन्मजात दृष्टि दोष में वर्णांधता है, जिसमें रोगी के रेटिना में पाया जाने वाला कोन सेल्स शंकु कोशिकाएं प्रभावित होती है और रोगी को रंगों की पहचान करने में कठिनाई होती है। जब लाल और हरे रंगों की पहचान में कठिनाई होती है तो उसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। लेकिन अन्य रंगों की पहचान में कठिनाई होती है तो उसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। वर्णांधता की बीमारी महान परमाणु वैज्ञानिक जॉन डाल्टन को था, इसलिए इस बीमारी को उनके ही सम्मान में डाल्टोनिज्म कहा जाता है। अब उसके बाद दूसरा दृष्टि दोष उपार्जित दृष्टि दोष है, जो जन्म लेने के बाद प्राप्त होता है। मतलब जब जन्म लेने के बाद दृष्टि दोष प्राप्त हो तो उसको उपार्जित दोष कहते हैं, और यह आँख की समंजन क्षमता की कमी के कारण उत्पन्न होता है या दुर्घटना, आघात या चोट लगने के कारण उत्पन्न होता है। आँख की समंजन क्षमता में कमी के कारण जो दृष्टि दोष है वह कई प्रकार का है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसको हम लोग
मायोपिया, मायोपिया। और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया कहते हैं। उसके बाद पेरिस बायोपिया, पेरिस बायोपिया कहते हैं जरा दृष्टि दोष जो बुढ़ापे के कारण उत्पन्न होता है। और एस्टिगोनिज्म, एस्टिगोनिज्म अविन्दुकता को कहा जाता है। उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी को कहा जाता है। और कैटारैक्ट मोतियाबिंद को कहा जाता है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं प्रयास करके कि निकट दृष्टि दोष, इसमें दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसमें अविन्दुकता, इसमें मोतियाबिंद और इसमें रतौंधी। तो इस तरह से हम लोग संक्षेप में याद करने के लिए इस चार्ट या डायग्राम की सहायता से कम समय में सीख और पढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं दृष्टि दोष। उसके बाद यह जो दृष्टि दोष है इसका परिचय, दृष्टि दोष का कारण, दृष्टि दोष का निवारण या उपचार या इलाज। सबसे पहला जो दृष्टि दोष है इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। दूसरा दृष्टि दोष को
दीर्घ दृष्टि दोष। तीसरा दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष। चौथे दृष्टि दोष को अविन्दुकता। पांचवा दृष्टि दोष को रतौंधी छठा दृष्टि दोष को मोतिया बिंद। अब परिचय में निकट की वस्तु दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई दूर की वस्तु नहीं। इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। उसके बाद जरा दृष्टि दोष में बुढ़ापे के कारण निकट तथा दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। उसके बाद अविन्दुकता में कुछ
समय के लिए दिखता है फिर ओझल हो जाता है। ओझल हो जाता है। रतौंधी में रात या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। और मोतियाबिंद में आँख की कॉर्निया के ऊपर जाली बनने से अस्पष्ट दिखाई देता है। उसके बाद कारण। समंजन क्षमता की कमी से प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। समंजन क्षमता की बाद समंजन क्षमता की कमी से प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। समंजन क्षमता विर्धा
वस्था, समंजन क्षमता की कमी और वृद्धावस्था के कारण न तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और न ही नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देती है, अर्थात निकट और दूर दोनों ही वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। अविन्दुकता में